स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज एक नए टॉपिक पे हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो NCERT आधारित क्वेश्चन को करना चाहते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और ये 50 जो क्वेश्चन है ये आपके 17वीं जो BPSC एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त 2024 में, तो वहाँ की तैयारी के लिए आपको NCERT के इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जनगणना से बहुत बार ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे नियमित जनगणना से क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय का नाम था रिपन। आपने नाम सुना भी होगा, इतिहास के स्टूडेंट और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतिहास का स्टडी किए होंगे तो रिपन का नाम आपने सुना होगा। रिपन के बारे में एक दो बातों को और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। रिपन जो भी भारत में आने वाले वायसराय थे उनमें ये सबसे ज़्यादा उदारवादी था, लिबरल था भारतीय लोगों के प्रति। तो इस बात को ध्यान रखिएगा रिपन। लेकिन एक अगर इस प्रश्न को नियमित हटा दिया जाए और केवल जनगणना व्यवस्था से पूछे तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इसका डेटा जो था वो पब्लिश नहीं हो पाया था। और ये 1872 वाला जो काल था ये लॉर्ड मेयो का काल था। किसका काल था? लॉर्ड मेयो का। ये भारत का वायसराय था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। NCERT में इस क्वेश्चन को दिया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई को ब्रिटेन के राजा को दहेज के रूप में दिया जाता है। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? बंबई को, आखिर बंबई पर अधिकार किसका था? क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि बंबई पर अधिकार किसका था और दहेज किसने लिया और किस कारण से बंबई को दहेज दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में से भारत में दो लोगों का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा था, एक पुर्तगालियों का और एक ब्रिटिश का। तो ये जो दहेज मुंबई का लेने और देने वाला जो काम हुआ है ये पुर्तगाली और इंग्लैंड के बीच हुआ है। तो देखिए ये मुंबई जो था इस पर अधिकार था पुर्तगाली का। किसका? पुर्तगाली का। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी मुंबई पर अधिकार किए हुए था। दहेज के रूप में कौन ले लेता है? इंग्लैंड का राजा। कौन ले लेता है? इंग्लैंड का राजा। अब यहाँ देखिए कि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था। इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था? तो यहाँ इसका आंसर करेंगे चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। अब यहाँ देखिए कि पुर्तगाल का जो आप देख रहे हैं तो ये पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बिनेंजा। क्या नाम था? बिनेंजा। ऐसे बिनेंजा से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन चार्ल्स द्वितीय से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस राजा ने मुंबई को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? चार्ल्स द्वितीय। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अब दहेज ये किस वर्ष की घटना है? तो 1661 की घटना है। कब की घटना है? 16। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1608 में। और ये घटना कब हो रहा है? लगभग 55 सालों के बाद। ब्रिटेन में आने के जो इंग्लैंड की कंपनी थी वो भारत में आने के कितने सालों के बाद? 55 सालों के बाद यहाँ पे उसने मुंबई को कैसे प्राप्त कर लिया? शादी और दहेज के मसलों पर इसने मुंबई को प्राप्त कर लिया था। थर्ड नंबर। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। और एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप अगर NCERT कर रहे हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक NCERT और रेफरेंस बुक आपको हर हाल में कंप्लीट रखना होगा ताकि BPSC 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ साथ हमारे चैनल पे कुछ निबंध ऐसे से भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और इसके अलावे आप बिहार से रिलेटेड अगर करना चाहते हैं तो बिहार से भी रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और इसके बिहार से रिलेटेड और करंट अफेयर के लिए जो न्यूज़ वगैरह का जो क्वेश्चन आता है, जो कंटेंट है, तो वहाँ वे सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो एकदम फुली मानकर चलिए कि अभी अप्रैल के महीने में हम लोग आने वाले हैं और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगभग 5 महीने हम लोग के पास समय है।
और 5 महीने में 100 प्रैक्टिस सेट हम लोग कम से कम करेंगे और इसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कशन और मेंस लेवल का भी कुछ क्वेश्चन को करेंगे। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किस शहर में स्थापित किया गया? अब क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कह रहा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पहला किला जो भारत में स्थापित किया गया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। ये स्थापित हुआ है मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। अब इसको एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला को किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी डे। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी डे। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पहला किला कहाँ स्थापित किया गया, तो मद्रास में। उस किले का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1857 के सिपाही विद्रोह से 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय निम्नलिखित में से प्रमुख शायर जिनका संबंध रहा था। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 का, इसमें कौन से शायर उस समय के थे, जीवित थे? क्वेश्चन मोहम्मद इकबाल है ऑप्शन, फैज़ अहमद फैज़, मिर्ज़ा गालिब, उपयुक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आप क्या करेंगे, मोहम्मद इकबाल या फैज़ अहमद फैज़, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे? मिर्ज़ा गालिब। 1857 के समय भारत के जो प्रमुख शायर थे, उस समय जीवित शायर थे जिन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को देखा था, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। इन्होंने जो शायरी किया था वह फारसी भाषा में किया था और उस शायरी का जो संकलन हुआ था उसका नाम था रुदाद। क्या हुआ? उसका नाम क्या था? रुदाद। और इसका बाद में प्रकाशन किया राजकमल प्रकाशन। राजकमल प्रकाशन से इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। किसमें? हिंदी में। किसका? रुदाद का। और उसका नाम क्या रखा गया? दस्तंबू। उसका नाम क्या था? दस्तंबू। हिंदी में जब इसका रूपांतरण हुआ तो उसका नाम रखा गया दस्तंबू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा का इनमें से क्या नाम था? क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में भी कवर किया है, एक पैच में पूछा है ये क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर का नाम क्या था। तो मोतीलाल नेहरू, गंगाधर नेहरू, पंडित भीमधर नेहरू, उपयुक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पे अगर चर्चा करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पर ये आसीन हुए थे। इसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये घटना पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, जो इनके पद से संबंधित है। ठीक है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है, आप जानते ही हैं। जो मोतीलाल नेहरू का एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वह 1928 का नेहरू रिपोर्ट था। क्या था? नेहरू रिपोर्ट था। 1928 का नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? भारतीय संविधान का एजेंडा तैयार किया था। क्या किया था? भारतीय संविधान का एजेंडा तैयार किया था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में पहली बार जो एजेंडा तैयार हुआ था वह नेहरू रिपोर्ट में हुआ था। लेकिन इनके क्वेश्चन क्या करा है? दादा का नाम था गंगाधर नेहरू। क्या नाम था? इसका आंसर क्या कर लिए? बी नंबर, गंगाधर नेहरू। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर भारत में कोतवाल नाम का एक राजकीय अधिकारी की नियुक्ति किस उद्देश्य के तहत किया गया था? यह एक प्रशासनिक पद है, पद का नाम है कोतवाल। ऑप्शन पे जरा ध्यान दीजिएगा। नगर के आंतरिक मामलों को देखने के लिए, और पद उत्तर भारत से संबंधित है। नगर के बाहर के मामलों को देखने के लिए, शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। नगर के आंतरिक मामलों को देखने के लिए कोतवाल नामक पद जो है ये आपको आया है ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में। भारत में अगर बात करते हैं, एक पद है दारोगा का और एक पद है एसपी का, तो ये दोनों पद लाने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटिश का जाता है। और ब्रिटिश में ये पद कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस। और ये जो आप कोतवाल देख रहे हैं,
यह भी एक प्रशासनिक पद है जो नगर के आंतरिक मामलों को देखने के लिए लाया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत आने पर क्या कहे जाते थे? सुपर्ब, राइटर्स, वाइट एम्प्लॉयमेंट, उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अगर भारत आते थे ब्रिटिश काल के दौरान तो इन्हें राइटर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राइटर्स कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे? राइटर्स। ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अभी, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास से, और कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में जब टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो ये नोट्स आपको NCERT BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा सीट नंबर 1 से आपको अवेलेबल रहेगा, जिसका PDF आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और घर पे भी आप इसे बैठे हुए कर सकते हैं। आंसर के लिए आपको एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना होगा, और आप वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेंगे 1 से 50 क्वेश्चन का, तो आपका आंसर करने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्योंकि जो भी यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं तो अभी हम शुरुआती दौर में पेपर वाइज पेपर करें, जैसे अभी हिस्ट्री का चलेगा, पॉलिटिकल साइंस का चलेगा या साइंस का चलेगा, करंट अफेयर का, तो 50-50 क्वेश्चन का पहले सेट चलेगा, और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट ओवरऑल जो पैटर्न है BPSC का उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और साथ ही BPSC शिक्षक बहाली वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी ट्रीप 3.0 बचा हुआ है, और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में भी बचा हुआ है TGT PGT, और इसके अलावा 4.0 जो होने वाला है अगस्त सितंबर में, तो वहाँ पे भी ये सारे आपको क्वेश्चन काम देंगे। तो चलिए, क्योंकि वो सेम जो बोर्ड तो है, कमीशन तो एक ही है BPSC, तो इस बात को बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें BPSC अगर 17 सेपरेट करना है और BPSC 3.0 में तो आपको सेपरेट करना है, क्योंकि कॉमन NCERT अगर हम कर रहे हैं तो कॉमन BPSC से रिलेटेड अगर आप हैं तो सारे क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के जो निजी मकान होते थे वह किस शैली में बने होते थे? देखिए, ये जो शैली परंपरा है, तो ये शैली परंपरा जो आर्किटेक्ट में देखते हैं, तो ये मकानों के आर्किटेक्ट कोई आधुनिक भारतीय इतिहास में नहीं था, ये प्राचीन काल से ही आ रहा था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अंग्रेजों के निजी मकान जो होते थे वह प्लडियन शैली से बने होते थे। किस शैली से? प्लडियन शैली, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। भारत का पहला हिल स्टेशन शिमला को अंग्रेजों ने किस युद्ध के दौरान बनाया था? इसका आंसर कर लेंगे, लेकिन इस पर कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत का पहला हिल स्टेशन शिमला को अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद बनाया था। हिल स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट भारत में आया है वह ब्रिटिश लेकर आया है। कौन लोग लेकर आया है? ब्रिटिश। अब देखिए, गोरखा युद्ध हुआ किन के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है गोरखा युद्ध? भारत और नेपाल के बीच हुआ। भारत के तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था, ब्रिटिश और नेपाल के तरफ से हुआ है, ब्रिटिश और नेपाल के तरफ से। गोरखा युद्ध के बाद जो हिल स्टेशन का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि ये लोग यूरोपीय कंट्री के थे, और यूरोपीय कंट्री में टेम्परेचर जो होता था वह कम होता था, और जब भारत में जिस समय अंग्रेज लोग आ रहे थे व्यापार करने, उस समय भारत की सबसे गंभीर बीमारी मलेरिया था। ये लोग भारत को दलदली देश कहते थे, और भारत आने से ये लोग डरते थे, क्योंकि बहुत यहाँ पे मलेरिया का प्रकोप देखा गया था, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत के जो हिस्से आते हैं, तो इस कारण से अंग्रेज को एक डर की स्थिति बनी रहती थी। तो ये जो हिल स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट आया कि गर्मी के दिनों में ठंडी की अनुभूति करने के लिए, कम टेम्परेचर की अनुभूति लेने के लिए हिल स्टेशन पे ये लोग जाने लगे, और हिल स्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटिश काल की ही देन रही थी। चलिए आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसलिंग शिमला में स्थानांतरित किया था? देखिए, किस वायसराय ने अधिकृत रूप से शिमला में? ऑप्शन क्या है? डफरिन, रिपन, जॉन लॉरेंस। इसका आंसर कर लेते हैं जॉन लॉरेंस। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, जॉन लॉरेंस। इसका आंसर क्या होगा? जॉन लॉरेंस। जॉन, क्या क्वेश्चन है कि काउंसलिंग को कहाँ पे? शिमला में। तो अभी तो हमने चर्चा किया भी था कि शिमला को ज़्यादा फोकस किया था अंग्रेज, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो होता था वो अंग्रेज़ों के अनुकूल होता था। शिमला से अगर रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो एक बात पे और हम चर्चा करेंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ये लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन का घोषणा भी शिमला से ही किया गया था। कहाँ से किया गया था? शिमला से ही किया गया था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिमला का चर्चा अगर आप करेंगे तो शिमला का चर्चा एक बार और आता है जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के नज़दीक है तो 1945 में एक और शिमला सम्मेलन होता है। तो शिमला 3-4 बातों के लिए महत्वपूर्ण था ब्रिटिश काल में। हिल स्टेशन के लिए काउंसलिंग स्थानांतरित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जो भारतीय सेना का जो मुख्यालय जो सैन्य कमांडर हुआ था वह कुछ वर्षों के लिए उसको भी शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें 2-4 बातें शिमला से अगर कभी रिलेटेड पूछे तो ये सारे बात जो अभी हमने मेंशन किया ये बात पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए 11 नंबर। पेट का मतलब बस्ती, जबकि पूरम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? दक्षिण भारत का शब्द है पेट। पेट का मतलब बस्ती होता था और पूरम जो था, पूरम कहते थे गांव को। किसे कहते थे? गांव को। पूरम कहते थे शहर को। किसे कहते थे? शहर को। पूरम दक्षिण भारत में क्या था? शहर था। दक्षिण भारत में क्या था? शहर था। पेट क्या था? बस्ती। बस्ती, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी शब्दों से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली किस वर्ष गवर्नर जनरल बना था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1797, 1798, 1799, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1798। लॉर्ड वेलेस्ली जो आप देख रहे हैं 1798 में ये गवर्नर जनरल बना था। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के अगर कुछ कामों को देखेंगे तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में भारतीय रियासतों के साथ एक समझौता किया था, जिस समझौते का नाम था सहायक संधि। जिस समझौते का नाम क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि किसने लाया था? सहायक संधि लाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। इसके अलावे अगर बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली पर तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही मैसूर साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। मैसूर साम्राज्य कहने का मतलब क्या था? आपने देखा होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध युद्ध 1799 में हुआ था। और ये किसके अगेंस्ट में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली और किसके अगेंस्ट में? लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान। लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान, जिसमें टीपू सुल्तान क्या था? मारा गया था, ठीक है। और इसी के बाद मैसूर सत्ता की समाप्ति हो गया था, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कौन? टीपू सुल्तान। लेकिन चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, याद रखिएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली 2 बातों के लिए भारत में मुख्य रूप से जाना गया। एक सहायक संधि के लिए, सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं उसे, और एक जाना गया लॉर्ड वेलेस्ली चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण। निम्नलिखित में कलकत्ता का निर्माण किन गांवों से मिलकर बना था? जो आप वर्तमान में कलकत्ता देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। ब्रिटिश काल में ये जो कलकत्ता था यह एक गांवों का समूह था। 3 गांवों को मिलकर सुतानुती, कोलकिता और गोविंदपुर को मिलाकर एक सामूहिक रूप से एक कलकत्ता का निर्माण किया गया था, जो अंग्रेज़ों के बाद में ये राजधानी भी रहा था और मुख्य व्यवसायिक केंद्र भी रहा था कलकत्ता। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। लॉटरी कमेटी 1817 के संबंध इनमें से किससे रहा है? लॉटरी कमेटी 1817। देखिए ये लॉटरी कमेटी जो संबंधित था, ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, जुआ पद्धति को बंद करने के लिए, जमींदारी व्यवस्था के नीलामी के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। लॉटरी कमेटी 1817, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। मुख्य रूप से शहरों के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? शहरों के विकास के लिए। नगर नियोजन काम के लिए, मतलब भारत में पहली बार जो शहरों के विकास के लिए जो टेंडर किया जाने लगा, जो टेंडर के माध्यम से काम करवाए जाने लगे थे शहरों में, वह जिसे हम लोग कहते हैं ठेका प्रणाली। तो ये ठेका प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से आया था? लॉटरी कमेटी से ही आया था। भारत में पहली बार ये ठेका प्रणाली, टेंडर कॉन्सेप्ट पे काम कराने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटिश को जाता है, और लॉटरी कमेटी के माध्यम से ये काम करवाया गया था। चलिए आगे देखिए 15 नंबर। उपनिवेश भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। उपनिवेश भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और कलकत्ता दोनों। क्योंकि
ब्रिटिश जब आए हैं तो 1912 तक ये कहाँ राजधानी रखे हैं? भारत की राजधानी कलकत्ता रही थी। 1912 में इन्होंने राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए थे? कलकत्ता से ये राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए? दिल्ली। 1912 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक और शब्द है, मुंबई। यह भी शहर अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुंबई पे इनका इतना नज़र था, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया भी था कि दहेज के रूप में इन्होंने मुंबई को ले लिया था। अब देखिए, जो ये मुंबई था, इनका व्यावसायिक उपनिवेशिक राजधानी था। कैसा राजधानी था? व्यावसायिक उपनिवेशिक। व्यावसायिक उपनिवेशिक राजधानी कहाँ था? मुंबई था। अगर ऐसे केवल पूछे कि ब्रिटिश काल में उपनिवेशिक राजधानी कहाँ था, तो कलकत्ता भी होगा और दिल्ली भी होगा। लेकिन अगर 1912 के बाद सेपरेट पूछेगा या स्थानांतरित करके पूछेगा, तब क्या होगा? दिल्ली होगा। चलिए आगे देखिए, और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सारा क्वेश्चन आपके लिए कितना यूज़फुल है, और अगर कोई सुझाव होगा तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करेंगे इस बात को। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर आप कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 नंबर है, अरब्स प्राइमा इन इंडिया किस शहर को घोषित किया गया? तो ये मुंबई को, ठीक है। किसको घोषित किया गया था? मुंबई को। 17 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए कि किस वर्ष स्वेज नहर को खोला गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, स्वेज नहर जो खोला गया था, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन खैर, महात्मा गांधी के जन्म से स्वेज नहर का खुलने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये केवल आपको याद करने के लिए कि अगर आपको महात्मा गांधी का बर्थ अगर याद है 1869 1869, तो आपको ये भी याद होगा सी नंबर 1869 स्वेज नहर का। तो स्वेज नहर कब खुला? स्वेज नहर खुला 1869 में। क्या फ़ायदा हुआ स्वेज नहर खुलने से? स्वेज नहर खुलने से फ़ायदा ये हुआ कि भारत उपमहाद्वीप के जो दूरी जो था, कौन से महादेश से? अफ्रीका महादेश से और यूरोप महादेश से, उसकी दूरी में कमी आ गया, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस हो गया था। इतनी दूरी कम आई कि भारत से इंग्लैंड की दूरी, भारत से इस नहर खुलने से भारत से इंग्लैंड की दूरी 6000 मील कम गई। 6000 मील की कम दूरी, जो पहले भारत से अटलांटिक महासागर होते हुए यूरोप और इंग्लैंड जाना होता था, अब स्वेज नहर के माध्यम से लगभग 6000 मील की दूरी कम गई। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये स्वेज नहर है, ये लंबाई इसकी कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 168 किलोमीटर। लेकिन ये जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर तो करेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन इस पर ये स्वेज नहर पे स्वामित्व किसका है? ऑनरशिप किसका है? ऑनरशिप किसका है और किसके अथॉरिटी में है? किसके अथॉरिटी में ये स्वेज नहर है? तो बताइए कौन से देश के अथॉरिटी में और स्वामित्व में है? तो ये इसका आंसर होगा मिस्र। स्वेज नहर पे कौन से अथॉरिटी में है? मिस्र। ठीक है, आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को दीवानी कब प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1765। भारत के लिए 2-3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय अगर ब्रिटिश काल को अगर आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है 1757, जानते हैं हम लोग पलासी के युद्ध से। एक क्वेश्चन आता है 1764, जानते हैं बक्सर के युद्ध से। 1757 का पलासी का युद्ध नहीं, एक झड़प था, घंटे 1.5 घंटे की एक लड़ाई थी, और उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि बंगाल अंग्रेजों के गुलाम हो गया। 1764 युद्ध तो हुआ ही नहीं था, बिल्कुल आधे घंटे की एक झड़प था अंग्रेज और नवाबों के बनाम में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि भारत गुलाम हो गया। ठीक है, यही 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी क्या कर लिया था? प्राप्त कर लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1765। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता किस युद्ध के बाद स्थापना हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद। और बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता किस युद्ध के बाद? तो पलासी के युद्ध के बाद 1757। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग। चलिए, क्या है? सिपाही विद्रोह से फिर एक क्वेश्चन है कि 1857 के सिपाही विद्रोह मेरठ छावनी में किस तारीख को किया गया था? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरठ छावनी से। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ छावनी से
ये सिपाही विद्रोह किस तारीख को शुरू किया गया? ऑप्शन है 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी 10 मई 1857। मेरठ के कुछ सैनिक रात को अपनी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं और बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। मेरठ से दिल्ली की दूरी लगभग 60-62 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये लोग 60-62 किलोमीटर पूरे रात तक इन लोगों ने उस डिस्टेंस को कंप्लीट किया और लाल किले में ये लोग प्रवेश करना चाह रहे थे। क्या ऐसा था लाल किले में प्रवेश करने के पीछे? क्योंकि मुगल बादशाह जिन्हें हम लोग अंतिम बादशाह कहते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय उस समय मुगल शासक थे। अंग्रेज इनको अपदस्थ कर चुका था। लेकिन मेरठ के इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को कहा कि हम लोग फिर से आपको भारत का राजा मानते हैं, आप युद्ध में शामिल हो। तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के छावनी जो भारतीय सैनिक थे उनका समर्थन पाकर ये लोग उसमें बहादुर शाह जफर का समर्थन प्राप्त होता है। तो 2 डेट हमेशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर मेरठ से रिलेटेड पूछेगा तो 10 मई, और अगर पूछेगा कि विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में लाल किले में कब हुआ था तो 11 मई 1857। उस समय जो इस्लाम धर्म के अनुसार जो महीना था वह रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान का महीना था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे अहमदुल्ला शाह। यहाँ पे देखेंगे यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन अब देखना क्या है। अहमदुल्ला शाह 1857 के सिपाही विद्रोह के लिए किस इन्फेंट्री के नेता चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा 35वीं इन्फेंट्री। क्या होगा? 35वीं। अहमदुल्ला शाह काफ़ी महत्वपूर्ण रहे थे ये सिपाही विद्रोह में अहमदुल्ला शाह। इनमें से सही तथ्य का चयन करें। 21 नंबर ऑप्शन जरा देखिएगा। अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था और ख्वारिज़्म में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अलबरूनी महमूद गजनवी का सेनापति था। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही तथ्य को आप चयन करें। अलबरूनी के विषय में, अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान, अभी जो आप उज्बेकिस्तान को देखेंगे कहाँ पे? आप इसे देखेंगे संघाई के देशों के समूह में उज्बेकिस्तान को। ठीक है, जब सोवियत संघ जब टूटा था तो उसी में एक देश बना है उज्बेकिस्तान। तो उस समय उज्बेकिस्तान नाम से ये था भी। तो अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ है। सही है। बी नंबर, ख्वारिज़्म में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, यह भी सही है। अलबरूनी महमूद गजनवी का सेनापति नहीं था बल्कि ये दास था। क्या था? दास था। अलबरूनी ने कुछ दासों को जब खरीदा था तो उसमें से एक दास जो था वह कौन था? महमूद गजनवी ने जब दासों को खरीदा था तो उसी में से एक दास कौन था? अलबरूनी था। कौन था? उसी में से एक दास अलबरूनी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिंदू शब्द का प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन शब्द है। हिंदू शब्द किस भाषा की शब्द है? बताइए। अरबी, फारसी, उर्दू। उपयुक्त में से एक से अधिक। पहले जानिए कि ये हिंदू शब्द का प्रयोग जो हुआ था यह किन के लिए हुआ था? तो ये हुआ था जो सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के पश्चिम के भागों में रहने वाले के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? हिंदू शब्द का। ठीक है, और ये जो आप हिंदू शब्द देख रहे हैं ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के पश्चिम भाग में रहने वाले को हिंदू कहा गया। और ये जो आप देख रहे हैं हिंदू शब्द, ये अरबी भाषा का शब्द है। मणिदौ चक्कार इनमें से किसके उपासक थे? दक्षिण भारत से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ये जैन के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। 24 नंबर देखिए कि बिहार में 10वीं शताब्दी में तारिणी देवी मूर्ति किससे संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तारिणी देवी नहीं है, यहाँ पे तारिणी देवी नहीं है। इस क्वेश्चन में जो 10वीं शताब्दी में जो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सही करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन का मारीची देवी है। कौन है? मारीची देवी की मूर्ति। किसकी देवी की मूर्ति? मारीची देवी की मूर्ति। ठीक है, तो मारीची देवी की मूर्ति किससे संबंधित है? ये बौद्ध देवी थी 10वीं शताब्दी में।
मारीची देवी बौद्ध देवी थी। तौरम नामक भक्ति साहित्य संकलन, तौरम नामक भक्ति साहित्य संकलन किस विषय में है, किस भाषा में है? दक्षिण भारत से रिलेटेड ये किताब है, संकलन पूछ रहा है। यह तौरम जो है ये तमिल संकलन है, तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। चलिए आगे देखिए, वीरशैव परंपरा की शुरुआत, देखिए गांठ बांध लीजिए, बीपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। ऐसे तो जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन अभी तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 26 नंबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ऐसा देखा जाता है कि आपके जो भक्ति आंदोलन से रहते हैं या भक्ति सुधार से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमेशा पूछता है। और उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के भी भक्ति आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा इस बात को आप एकदम फोकस करेंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएगा परंपरा से रिलेटेड या सुधार से रिलेटेड, तो वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीरशैव परंपरा, देखिए वीरशैव परंपरा कर्नाटक का एक नवीन आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व वासवना ने किया था। ये प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है कि वीरशैव को किसने शुरुआत किया था? वासवना। तो ठीक है, तो बी हमारा सही हो गया, वासवना सही है। तो क्या यह आंदोलन शिव और विष्णु के उपासक से था? तो देखिए यह भी सही है कि वासवना ने शिव और विष्णु दोनों के उपासक से रिलेटेड इस वीरशैव परंपरा की शुरुआत किया था, तो सी भी सही है। और ए भी सही है, यह कर्नाटक का क्या था? एक नवीन आंदोलन था। चलिए आगे देखिए, 27 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम ने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में जो इस्लामीकरण का आगमन हुआ था यह मोहम्मद बिन कासिम से ही शुरुआत माना गया था। तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध पर विजय किया है, सिंध पर जो विजय किया है, यह कब? 709, 711, 713, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर क्या किया था? विजय किया था। चलिए 28 नंबर, निम्नलिखित में किस शताब्दी में मुगल वंश का स्थापना किया गया है? मुगल वंश का स्थापना, देखिए क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। किससे क्वेश्चन है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। देखिए मध्यकाल अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकाल। तो मध्यकाल में जब भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा? मुख्य रूप से जब आप वंश को अगर पढ़ रहे हैं तो दो बातों को आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। एक दिल्ली सल्तनत, कौन से? दिल्ली सल्तनत। दूसरा क्या फोकस करना होगा आपको? मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। पूरी कहानी लगभग अगर धार्मिक आंदोलन को अगर छोड़ दें तो पूरी कहानी दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के ही इर्द गिर्द घूमते रहती है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। सही, यही आपका सीरीज भी है, कभी कभी सीरीज से भी क्वेश्चन पूछता है। सैयद वंश और 5वां और अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम 5वां वंश लोदी वंश। मुगल वंश जब आप आते हैं तो बाबर ने मुगल वंश को स्थापित किया था। तो मुगल वंश की स्थापना जो हुआ है किस शताब्दी में? तो 1526 में। वर्ष में तो क्लियर हो चुका है, 1526। पानीपत की प्रथम युद्ध, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो 1526 में मुगल वंश का नींव रखा गया। सेंचुरी से पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 16वीं शताब्दी। कंफ्यूज कभी कभी क्रिएशन होता है कि 1526 से 15वीं शताब्दी होना चाहिए, तो नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंचुरी रहेगा तो उसमें आपको 100 वर्ष आगे वाला लेकर चलना है। जैसे अभी हम लोग 2024 में जी रहे हैं और 2000 इसको हम लोग बोलते हैं 21वीं शताब्दी। ठीक है, 100 वर्षों की शताब्दी होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको 20वीं शताब्दी, ये कौन सी शताब्दी हो गया? 21वीं। और इसकी शुरुआत कब हुआ है 21वीं शताब्दी का? वर्ष 2000 से, यानी वर्ष 2000 से पहले, यानी 1900 से लेकर 2000 तक कौन सी शताब्दी था? 20वीं शताब्दी था। ठीक है, और 2000 से लेकर अभी 2000 से लेकर 2099 तक 21वीं शताब्दी रहेगा। तो ये 16वीं शताब्दी हो गया। चलिए आगे देखिए, जिम्मी जजिया कर चुकाने वाले में शामिल थे। जिम्मी हिंदू, यहूदी, ईसाई। जजिया क्या था? गैर इस्लाम कर था। जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए हुए थे उन पर एक कर लगता था जजिया। तो क्या यह हिंदू पे या यहूदी या ईसाई या तीनों पे? तो तीनों पे। गैर इस्लाम यानी भारत में रहने वाले जो भी लोग थे जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं थे उन पर जजिया लगता था। मुकुट का नगीना मस्जिद किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शाह हमदान मस्जिद कश्मीर।
कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि शाह हमदान मस्जिद कश्मीर किस नदी के किनारे है, तो ये झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है शाह हमदान मस्जिद? झेलम नदी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? अब ब्रिटिश काल में ज़मीनों के पैमाइश के लिए, ज़मीनों के सही आकलन के लिए एक सर्वेयर जनरल को लाया गया और जिसके तहत ब्रिटिश ने भारत के जो ज़मीन थे उसका सर्वे करवाया। तो ये किसने करवाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। कौन था सर्वेयर? भारत का पहला सर्वेयर जिसका नाम क्या था? हॉल्ट मैकेंजी। आगे देखिए 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? दक्षिण भारत के इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो विजयनगर साम्राज्य को आप अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य को जब आप स्टडी करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, यहाँ से एक और बात को हम लोग कर ले क्योंकि हम लोग डिस्कशन वाले पार्ट में हैं, तो डिस्कशन वाले पार्ट में हम लोग डायमेंशनली करेंगे। इसका संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, दो भाई था जिसने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। क्या नाम था? हरिहर एवं बुक्का। और ये कब स्थापित हुआ था? 1336 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था? 1336 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। मुगल शासक औरंगजेब ने किस योगी को दान का जिक्र अपने पत्र में किया था? एनसीईआरटी में इसको भी कवर किया है। औरंगजेब ने किस योगी को दान का जिक्र, यानी औरंगजेब का एक पत्र प्राप्त है और औरंगजेब ने उस योगी को, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड योगी हैं, इस योगी को एक पत्र में कुछ दान देते हुए उनसे कुछ और आवश्यकता की चीज़ों को मांगने की बात लिखा था, कुछ और आवश्यकता की चीज़ों को मांगने की बात लिखा था। तो यहाँ पे जो दान का जिक्र आया है पत्र में, ये शिवमूरत गुरु आनंद। कौन थे? शिवमूरत गुरु आनंद। उस योगी का नाम क्या था? शिवमूरत गुरु आनंद। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। निम्नलिखित में से राय की उपाधि किस वंश के शासक के द्वारा लगाया जाता था? चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलव वंश के द्वारा। तुलव वंश, जैसे आप देखे होंगे ना, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, बाद में देखते होंगे कृष्णदेव राय। तो ये जो आप देखते थे, ये तुलव वंश के शासक क्या लगाते थे? राय की उपाधि लगाते थे। किसकी उपाधि लगाते थे? राय की। चलिए आगे देखिए, रायचूर दोआब किस नदी के क्षेत्र में है? दोआब किसे कहते हैं? द्वाब कहते हैं दो नदियों के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं, जहाँ पे दो नदियों का जो एक मिलन से जो भूमि बनता है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दोआब कहते हैं। तो एक रायचूर दोआब है। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी, तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी, कृष्णा एवं कावेरी नदी। इसका आंसर होगा तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच में जो भूभाग है उसे हम लोग रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। 36 नंबर। अमुक्त माल्यदा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। अमुक्त माल्यदा नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी है, बीपीएससी भी पूछा है सिविल सर्विस में, तो ध्यान रखिएगा। अमुक्त माल्यदा, ठीक है। कृष्णदेव राय क्या थे? एक कवि वाला उनमें उनका आइडियोलॉजी था, उनका जो विचार था कृष्णदेव राय का, तो वो कवि वाला विचार था। राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1564, 1565, 1566, एक से अधिक। राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहिए या तालीकोटा का युद्ध कहिए। राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहिए या तालीकोटा का युद्ध कहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक पूछ सकता है, या बीपीएससी ऑप्शन डी भी देता है एक से अधिक। तो डेट के साथ पूछ दे कि राक्षसी तगड़ी और बी में दे दे तालीकोटा, तो दोनों होगा। तो अगर कभी पूछे 1565 में तो दोनों हो जाएगा, दोनों एक ही नाम से, राक्षसी तगड़ी कहिए या इसे तालीकोटा कहिए। देखिए राक्षसी तगड़ी के नाम से तालीकोटा को जानते थे। राक्षसी यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। राक्षसी तगड़ी का युद्ध जो विजयनगर साम्राज्य में किससे हार गया था? राक्षसी तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य किससे हार गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के तरफ से कौन युद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा था? वहाँ का प्रधानमंत्री। और इधर से बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा का संयुक्त सेना जो था, तो इसके बनाम बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा वर्सेज क्या हो गया? विजयनगर हो गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमरनायक पद विजयनगर साम्राज्य के पद से संबंधित था। अमरनायक यह एक सैनिक कमांडर था, यह भू राजस्व कर को वसूली करता था। अमरनायक यह पद दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा अमरनायक जो था, यह विजयनगर साम्राज्य में एक सैनिक कमांडर था। यह सैनिक कमांडर होने के बावजूद ये भू राजस्व और कर वसूली करता था और दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ये पद को लिया गया था। दक्षिण भारत में अमरनायक का पद था। 40 नंबर देखिएगा, निकतन व्यापारी का संबंध किस देश से है? निकतन व्यापारी का संबंध है कहाँ से? रूस से। कहाँ से? रूस से। चलिए आगे देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र किस वर्ष हुआ था? देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित कब हुआ था, यह भी प्रश्न पूछता है। और इसके एक रिलेटेड प्रश्न और है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल किस से अधिनियम के तहत गठित हुआ था। तो तीनों क्वेश्चन को इसमें आप कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएशन ना हो। देखिए, अगर पूछे कि त्यागपत्र देने की बात आया कहाँ से, तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बना 1935 में। तो इसी 1935 के कानून के तहत भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। तो ये चुनाव कब हुआ था? तो 1937 में। उसी में बिहार में प्रथम प्रीमियर बने थे मोहम्मद यूनुस, और बाद में मोहम्मद यूनुस जब पदभार नहीं लिए तो श्री कृष्ण सिंह हो गए। तो ये उस समय जो प्रांतों के जो प्रमुख कहलाते थे प्रीमियर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रीमियर। प्रीमियर का तात्पर्य प्रधानमंत्री से होता था, यानी प्रांतों के प्रधानमंत्री। प्रांतों के प्रधानमंत्री, अभी जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते थे उस समय प्रांतों के क्या होते थे? प्रधानमंत्री। 1937 के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस क्या देख रहा है, अब कांग्रेस अगर अब नहीं त्यागपत्र देगा तो कब देगा? क्योंकि 1939 में अंग्रेजों की मंशा भारत को आज़ाद करने का कोई मंशा था ही नहीं। तो गांधी ने आह्वान किया, संयुक्त आह्वान, कि आप लोग रिजाइन करो। तो 1937 में जिस सरकार का गठन हुआ 1939 में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका आंसर होगा 1939। लखनऊ समझौता का आयोजन किया गया। बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। भारत के इतिहास में 2-3 बातों के लिए यह लखनऊ समझौता जाना गया। पहली बात कि पहला ऐसा काल रहा था जब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मंच पर आया था। कभी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मंच पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक मंच पर नहीं आया। केवल एक ही वर्ष आपको दिखाई देगा, वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता। और ये जो आयोजन किया था, जो ऑर्गेनाइज किया था, तो उस पार्टी का नाम था युवा पार्टी। क्या नाम था? युवा पार्टी। चलिए आगे देखिए, इनमें से एक समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एनजी रंगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से सभी। ठीक है। बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल को, अवध को, मैसूर को। उपयुक्त में से एक से अधिक। बंगाल आर्मी का पौधशाला पूछ दे या नर्सरी पूछ दे, दोनों क्वेश्चन कर सकता है। तो इसका आंसर आप करेंगे अवध। क्यों अवध करेंगे? क्योंकि जो भी सेना में, ब्रिटिश सेना में जो लोग शामिल किए जाते थे तो मैक्सिमम लोग कहाँ से रहते थे? अवध प्रांत से। इसी अवध प्रांत को आज़ादी के बाद किस नाम से जाना गया है? उत्तर प्रदेश के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक जो थे वह कहाँ से आते थे? अवध से आते थे। इसीलिए बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा गया है। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र बनाया था किसने? डायरेक्ट इसका आंसर कर लेते हैं, जोन्स वाकर ने। किसने? जोन्स वाकर ने। 46 नंबर, औरंगजेब का शासनकाल वर्ष कब रहा था? 1658 से 1707, 1628 से 1658, 1605 से 1627। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम मजबूत शासक, और सबसे ज़्यादा जो सूबा, सबसे ज़्यादा जो प्रांत मुगल साम्राज्य में अगर किसी शासक के पास था तो वह औरंगजेब के पास ही था। यह भी प्रश्न पूछता है कि मुगल शासन में सबसे ज़्यादा सूबा का नेतृत्व किसने किया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब को एक और नाम से जाना जाता है, कर रहे हैं तो डिस्कशन में एक लाइन और ले लेते हैं, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर। शासन रहा है 1658 से 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। औरंगजेब के बाद मुगल शासन कमजोर हो जाता है। महानवमी डिब्बा का संबंध किससे है? महानवमी डिब्बा,
महानवमी डिब्बा का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? अगर राज्य पूछ दे तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ये क्वेश्चन पूछता भी है। विरूपाक्ष मंदिर अगर राज्य पूछे तो कर्नाटक, और कोई स्पेसिफिक प्लेस पूछ रहा है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। कहाँ पे? हम्पी, कर्नाटक में है। 49 है गोपुरम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आर्किटेक्ट से अगर मध्यकालीन से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गोपुरम से पूछा गया। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। 50 नंबर देखिए, नादिरा नाम, और अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लीजिए। नादिरा नामक शासका किसकी पत्नी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर? तो हुमायूं की। इसमें 1 से लेकर 50 तक जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में 100% किसी न किसी पेज में कवर किए हुए। और यहाँ एक भी अगर आप क्वेश्चन अगर आप देखे हैं तो वह आपका बिल्कुल किसी अदर रेफरेंस बुक नहीं है। आप एनसीईआरटी का अगर आप स्टडी कर रहे होंगे, भाग 2 और भाग 3 जो 12th का बुक है भारतीय इतिहास का, तो अगर आप वहाँ पे कर रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके नज़र में कभी ना कभी मिले होंगे। अगर आप नहीं किए तो आप एनसीईआरटी का बुक के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बने रहें, और मेरे चैनल पे भी बने रहें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।